दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंटरनेट मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। और जब से ईडी का छापेमारी वहां पे पश्चिम बंगाल में हुई है और जिससे ममता बनर्जी ने उस दौरान वहां जाकर जिस तरह से पूरा एक विषय को अलग तरह से उन्होंने दिशा और दशा उसकी प्रदर्शित करने की कोशिश की है, उसने तमाम राजनीतिक कयासबाजी का एक नया दौर भी शुरू कर दिया। ऐसे में लगातार ये चर्चा है कि क्या ईडी के जो छापेमारी थी जिससे ममता बनर्जी वहां पहुंची, उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर भी है ममता बनर्जी पर, गिरफ्तारी की मांग भी कर रही है। और कल बीजेपी के वहाँ के नेता सुवेंद्र अधिकारी ने वहाँ पर एक बड़ा मार्च भी निकाला और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग भी की। बीजेपी के तमाम नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी पक्ष जो है, ममता बनर्जी के सांसद हैं, उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री कार्यालय पर उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन भी किया और साथ ही ममता बनर्जी लगातार हमलावर है अमित शाह पर खास तौर से, और बहुत ही आक्रामक तरह से वह उसका अपना विरोध दर्ज करा रही है। ऐसे में क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है? ये तमाम लगातार चर्चाएँ राजनीतिक गलियारों के अंदर है। और ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक संग्राम है, एक अलग दिशा में जाता दिखाई देता है, एक जोर पड़ता दिखाई देता है। और ऐसे में आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी? क्या राजनीतिक जो टकराव है, वह क्या और जोर पकड़ेगा? और बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में जिस तरह से पूरा के ये शक्ल युद्ध की तरह शक्ल ले रहा है, इसके क्या राजनीतिक परिणाम सामने आएँगे? राजनीतिक संदर्भ क्या सामने आएँगे? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आप सबसे करा देता हूँ। मतलब प्रफुल्ल कोलखा जी जुड़े हैं कोलकाता से, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रफुल्ल जी, आप क्योंकि पश्चिम बंगाल में खुद बैठे हैं, कोलकाता में बैठे हुए हैं, आप आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा इस समय किस तरह से दिखाई दे रही है? और जिससे ईडी की छापेमारी के पश्चात एक जो राजनीतिक टकराव है और बड़ा एकदम तीखा होता दिखाई देता हमें बीजेपी और टीएमसी ममता बनर्जी के बीच में खास तौर से। तो उसके किस तरह से आप पूरा विषय को देख पा रहे हैं? और क्या जो गिरफ्तारी की बात ममता बनर्जी को लेकर कही जा रही है, वह क्या कुछ हो पाएगा ऐसा कुछ? और अगर ऐसा कुछ होता है, तो उसके राजनीतिक परिणाम को किस तरह से आप देख पाते हैं? जी नमस्कार सभी को। और ये गिरफ्तारी तो मुझे नहीं लगता है गिरफ्तारी हुई, क्योंकि गिरफ्तारी का कोई मामला बनता नहीं है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है जी, जी। और जहां तक मेरा ख्याल है तो सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप या कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रडिक्शन या मान लीजिए कि इसका सवाल है। और जिस धारा के तहत इसे शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसमें यह है कि मौलिक अधिकार या काम करने देने में अवरोध जैसी कोई चीज है। हालांकि सरकारी अफसरों के काम करने का जो संरक्षण है वो तो अपनी जगह पर है ही। तब सुप्रीम कोर्ट इस पर किस ढंग से फैसला लेता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ इनको काम करने नहीं दिया गया और खुद मुख्यमंत्री उसमें शामिल थी, हालांकि वो कह रही हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय नेता के रूप में ही वहां पर थी, उपस्थित हुई थी और मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। लेकिन वो तो ऐसा अस्तित्व है, वो तो ऐसा कि अलग अलग किया नहीं जा सकता ना। तो अब ये कोर्ट पर पूरा है कि कोर्ट उसको किस दृष्टिकोण से देखता है। तो अगर इनको स्वीकार कर लिया जाता है, इस पर बहस होती है, तो उस बहस में तो यही होगा कि मामला की सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन एक्सेप्ट करता है तो एक तरह की स्थिति दूसरी बनेगी। दूसरी बात है कि अगर नहीं एक्सेप्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो कोई इंस्ट्रक्शन दे करके मामले को रफा दफा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑब्जर्वेशंस या डायरेक्शंस दे करके मामले को ये हो सकता है। लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल लगता है, क्योंकि जब एक और मामला ये है तो इसमें अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तारी कहाँ से होगी? गिरफ्तारी के लिए तो ठीक है कि जो ईडी है वो गिरफ्तार करती है, नोटिस देती है, तो गिरफ्तार कर सकती है, कानून है। लेकिन गिरफ्तार करने की कोई जगह नहीं है, जगह ही नहीं बनती है ना। तो क्योंकि गिरफ्तार करने के आपको कारण बताने होंगे,
और उसका जो कारण बताया जाएगा, ये प्रिवेंटिव लॉ है, जो कारण बताया जाएगा वह कारण तो सुप्रीम कोर्ट में जो बताया गया तो न्यायिक विवेचना के अधीन हो गया मामला, तो गिरफ्तारी कैसे होगी? अगर आपको लगा होता, अगर ईडी को लगा होता कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, तो वो उसी समय मगर गिरफ्तारी करने की कोशिश करती और तब नहीं कर पाती तो बात अलग थी। तब एक केस भी बनता कि हाँ हमने कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन वो रुकी नहीं, तो इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाए। तो उस समय तो आपने कुछ किया नहीं। अगर गिरफ्तारी का अब आधार जो आप बताएंगे कि हाँ इन कारणों से इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वे कारण ऑलरेडी जुडिशियल स्क्रूटनी के, मतलब न्यायिक समीक्षा के अधीन है, तो अदालत में विचाराधीन है, तो कैसे गिरफ्तारी करेंगे? इसीलिए जो मांग करने वालों की बात छोड़िए, वो तो एक राजनीतिक प्रोसेस है, तो उसमें लोग मांग करते रहते हैं, रिजिग्नेशन का मांग करते हैं, गिरफ्तारी का मांग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका स्कोप है कानूनी रूप से। हालांकि माननीय अदालत जो विचार करे, यहाँ 14 तारीख को सुनवाई होनी है, यहाँ भी हाई कोर्ट के शायद चीफ जस्टिस के पास ईडी गई थी, तो यहाँ शायद उस ढंग से कोई उनको रिस्पांस नहीं मिला जैसा वो चाहते थे, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो अब वहां पर क्या होता है देखिए, देखने की बात है। बड़ा दिलचस्प सिचुएशन है ये, तो कानूनी बात भी कानूनी लोग देखेंगे अपना, और कानून का वो होगा। हमारी दिलचस्पी इस बात में है कि उसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा। तो इसका राजनीतिक परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हाल के दिनों में अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल जेल में थे और हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया था सिटिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में। तो दिल्ली वाला प्रयोग तो इनका सफल रहा। दिल्ली में जो इन्होंने किया, अरविंद केजरीवाल को रखा, तो वहां सत्ता परिवर्तन हो गया, वहां पर इनके लोग जीत गए। लेकिन झारखंड में नहीं हो पाया। झारखंड में हेमंत सोरेन फिर पूरी ताकत के साथ लौट आए, इनको मुंह की खानी पड़ी। तो इनके पास दोनों अनुभव है, और जब उनको अलग अलग तरीके से उन लोगों में गिरफ्तारी हुई थी, इस समय अगर ममता बनर्जी की गिरफ्तारी करने की अगर होती है तो ऐसे कोई चांस नहीं। अगर होती है तो इसका राजनीतिक दुष्परिणाम इनको भोगना होगा, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को भोगना होगा, बल्कि लंबे समय तक जो राष्ट्रीय राजनीति है उनको इसका नतीजा भोगना पड़ेगा। क्योंकि पहले ही यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में एक तनाव स्वाभाविक है, एक तनाव की स्थिति है। वैसे भी पश्चिम बंगाल हो या कोई भी जो गैर हिंदी प्रदेश है, या जिन्हें गैर हिंदी प्रदेश माना जाता है, तो सेंट्रल इंडिया से में नहीं पड़ते हैं, वहां पर तो केंद्र और राज्य को लेकर के एक तनाव हमेशा रहता है शुरू से ही। उस तनाव में इन्होंने और जबरदस्त भटकाव पैदा कर दिया। राजनीति इस तरह से नहीं होती है। ये पूरी की पूरी कोशिश जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग पूछेंगे ना भाई आपका टाइम सेंस क्या है। अब टाइम लाइन तो देखिए, बार बार जो लोग क्रोनोलॉजी की बात बोलते हैं, पिछले इलेक्शन के ठीक पहले आपने इसको दर्ज किया, सीबीआई ने दर्ज किया, फिर इलेक्शन में भी पूछताछ हुई, और फिर अभी इलेक्शन के समय में आप एक्टिव हो जा रहे हैं। तो ये कौन सी आपकी प्रेरणा है जो इलेक्शन के कैलेंडर से चलती है? तो इसलिए वो कहीं ठहरेगा उड़ेगा नहीं, ऐसा लगता है, सबको मालूम है। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक ओपिनियन है, जो पब्लिक धारणा है, उसका पब्लिक धारणा बिल्कुल साफ है कि ये ममता बनर्जी के जो जितने भी एंटी इनकम्बेंसी के तत्व रहे होंगे सब इसमें झड़ गए, सब साफ हो गया। अब ये है कि ममता बनर्जी अपना फ्रेश आइकॉन के रूप में है, बंगाली अस्मिता की रक्षा करने वाली आइकॉन के रूप में भर गई, और तमाम तरह के लोगों को समर्थन दे रहे, चाहे बुद्धिजीवी हो, विचारक हो, और आंदोलन भी उन्होंने किया ही है, उन्होंने जुलूस निकाला। जुलूस तो इन लोगों ने भी निकाला, अभी भी निकाल रहे हैं, अभी भी फिर कहते हैं धरना प्रदर्शन जारी ही है इनका भी, लेकिन इनके यहाँ लोग उतने नहीं जुट पा रहे हैं। हाँ, कैमरा के एंगल फिट करा करके जो भी भीड़ दिखाया जाए,
लेकिन उसमें भी बात दिख जाती है ना, कितना आप मैनेज करेंगे, तो वो है नहीं। दूसरी बात की है इनके यहाँ ये कोई राजनीतिक रास्ता नहीं, रुख अपना नहीं तय कर पा रहे हैं, सीधे सीधे चलते। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपका शुभेंदु अधिकारी हैं, उनका एक रुख है, मजूमदार है, सुकांता मजूमदार, उनका एक अलग रुख है, अभी दिलीप घोष आ गए हैं, उनका। तो ये सभी महत्वपूर्ण तो नेता है, लेकिन नेताओं का नेता इनमें कोई नहीं है। जैसे यहाँ जो भी नेतृत्व है, तो ऐसा नेतृत्व कोई एक होता है ना जिसको सभी लोग मानते राज्य में, ऐसा इनका नहीं है। ये सभी मानेंगे तो मानेंगे अमित शाह को, मानेंगे जो आदरणीय हमारे गृह मंत्री हैं। मोदी जी तो खैर अब इन सबों में भाग नहीं लेते हैं, तो वो मानेंगे, या जेपी नड्डा को मानेंगे, या किसी दूसरे ऐसे लोगों को मानेंगे जो स्टेट के बाहर का है। तो जाहिर है कि जब स्टेट के बाहर का है तो वो केंद्र राज्य तनाव में वो केंद्र की तरफ हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की तरफ हो जाएगी, तो यहाँ के लोगों का रुझान तो उधर है नहीं। अगर शांत चित्त रह करके शुद्ध मन से अगर ये राजनीतिक लड़ाई यहाँ पर होती तो बीजेपी को बेसी फायदा था। राजनीतिक विश्लेषण के रूप में मैं यही पाता हूं कि अगर वो बिना कोई उठा पटक किए, बिना कोई नकारात्मक या आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए अगर सहज लोकतांत्रिक पद्धति से बदलाव की प्रक्रिया को प्रवर्तित करते, उसको जगह देते, कोशिश करते, यहाँ एक बदलाव होना चाहिए, तो शायद थोड़ी बहुत सुनवाई हो भी जाती, शायद थोड़ी बहुत सुनवाई हो भी जाती। लेकिन अब आप आक्रामक होकर के आएंगे तो थोड़ा मुश्किल तो होगा। और पिछली बार की जो बात थी, इस बार की जो बात है, वो ठीक है, वो अपनी जगह है। तो जो हमारे पिछले राजनीतिक अनुभव या आंकड़े हैं, उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती है। पिछली बार मान लीजिए कि इस बार बाम, वो बार राम, वो बार अगले पूरे बाम का थ्योरी अगर चला भी होगा, तो इस बार हुमायूं कबीर का एक फैक्टर है। अभी भी मुझे लगता है कि वो डस्ट क्लाउड ही हैं, वो कुछ हुमायूं कबीर में कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन इनका सपोर्ट है। तो जो कम्युनिटी बेस्ड लेके चल रहे हैं, उसमें अगर कोई थोड़ा बहुत डेंट हो जाता है, 1% का भी अंतर होता है, तो बहुत अंतर हो जाता है। तो एक तो वो है, लेकिन वो सीमित क्षेत्र में है, और दूसरा तो और कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा यार हुआ है तो उसका क्या नतीजा होगा, ये भी देखने की जरूरत है। तो ऐसे मामले में गिरफ्तारी का निर्णय अगर एक पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं ये लोग, तो होता है। उससे अधिक पॉलिटिकल डिसीजन तो इनके लिए ये मुफीद हो जाएगा कि यहाँ राष्ट्रपति शासन हो जाए, ये अधिक मुफीद होगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन होने के अपने खतरे हैं। मुझको लगता है कि केंद्रीय सत्ता फिर भी साहस कर ले राष्ट्रपति शासन का, लेकिन राज्य की पार्टी उसको समर्थन नहीं कर मांगे। ये है कि ये मांग करें और ऊपर से मांग स्वीकृत ना हो, ये राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए दिखे मगर हो नहीं, ये एक स्थिति है। जी जी, जैसा आपने तमाम तरह के जो उसके एस्पेक्ट हो सकते हैं उसको बताया कि किस तरह से वहाँ की राजनीति का घटनाक्रम है, और साथ ही अच्छा ममता बनर्जी का जो आक्रामक रुख है, जो स्ट्रीट फाइटर की उन्हें संज्ञा भी दी जाती है, क्या ईडी की छापेमारी की जो भी कार्रवाई थी, क्या इस तरह का रिएक्शन की उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहाँ की सत्ताधारी दल की सत्ता की मुखिया इस तरह का रिएक्शन दे सकती हैं, इसलिए तमाम तरह के घटनाक्रम सामने आए? तो ये कहते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन आ गया था उनके सामने, ईडी के सामने, कि किस तरह से पूरा स्थिति को संभालें वो। तो क्या ऐसी उम्मीद नहीं थी उन्हें, क्या लगता है? नहीं, उम्मीद नहीं थी तो ये तो उनकी नाकामी है। उम्मीद उनको क्यों नहीं थी भाई? पिछली बार कोई पहली बार ये घटना नहीं घटी है। दूसरी बात की जब आप कुछ करने जाते हैं तो इसको एक कोई बहुत प्रोफेशनल अप्रोच से काम नहीं हुआ है। ये इसीलिए लगता है कि इसकी प्रेरणा कहीं और है, क्योंकि अब इसका जो ऑफिशियल सिचुएशन है क्या है मुझे तो नहीं मालूम हो भी कैसे, लेकिन ये कोई बहुत प्रोफेशनल अप्रोच नहीं था, क्योंकि इतने दिन से खाता पत्थर चल रहे हैं। आप दिन दिखाने जाते, सूचना देकर जाते, आप वहां पर कोई जासूसी करने तो गए नहीं थे ना। आप ऐसा तो नहीं ना कि वहां पर कोई अपराधी छिप के बैठा है और तब आप वहां पर कुछ कर रहे हैं। अब जहां ये तो सामान्य आदमी समझता है कि जिसको टारगेट करने का इरादा है उस पर पहले से नजर कड़ी रख दी जाती है,
और तब लोग दिन के उजाले में जाते हैं, अदालत चले जाते हैं, सरकार को कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ कि हाँ ये करने जा रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं, क्यों ऐसे इस तरह से क्यों गए? इस तरह से तो जाने में ही लगता है कि गलत है। अब देखिए ना कोर्ट में क्या क्या इनको सवाल किया जाएगा और क्या क्या बताएंगे। अब वहां पर कुछ ऐसा नहीं ना कि किसी आदमी को पकड़ने गए थे, कोई आदमी वहां छुपा हुआ था, ये क्या था? कोई सेंस बनता है क्या भाई? ईडी जो है हमारा, जो पीएमएलए का कानून है, वो कैसा कानून है? प्रिवेंटिव लॉ है, प्रिवेंटिव लॉ है ना। तो अब इसका कि हाँ ठीक है कि हम जाएंगे वहां, ऐसा कुछ वहां नहीं हो जा रहा है कि मैंने इमरजेंसी टाइप का कि तुरंत आपको छिप करके देना है, कोई वैसा चीज हो, कोई वैसी बात हो, तो उसमें भी आपको प्रशासन को कोर्ट में जाकर देंगे जवाब। इसलिए ऐसा तो सही नहीं है। लोग मांग करते हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी की अपनी सांगठनिक कमजोरी भी रही है, और पिछली बार का इनको अगर अनुभव नहीं था तो गलत अनुभव था। क्या हुआ था संदेश खाली में, क्या हुआ था सीबीआई अफसरों के पास साथ। तो ये बड़े भाई, आप एक सरकार के इशारे पर दूसरी सरकार पर आक्रमण कर रहे हैं। आप सरकार नहीं है, सरकार तो है नहीं। इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भी कब उठाया गया? अगर चुनाव में राजनीतिक मुद्दा बनता भी इनके छापे के बाद उठाया जा रहा है तो उसका कोई असर होगा नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ममता बनर्जी ने या यहाँ की मुख्यमंत्री ने या तृणमूल कांग्रेस की नेता ने जो भी कदम उठाया, उससे अच्छा और सही नहीं मानते हुए भी लोग अगर उसका समर्थन कर दे रहे हैं तो उसका कारण यह है कि वह ईडी की कार्रवाई की पृष्ठभूमि पर बात विचार कर रहे हैं। चूंकि ईडी का काम लोगों को लग रहा है कि बहुत सही नहीं था, तो उस बहुत सही नहीं की पृष्ठभूमि में ममता बनर्जी जी की काम, मुख्यमंत्री की काम सही नहीं लग रही। वो बहुत गलत था, उसके परिप्रेक्ष्य में ये उतना गलत नहीं है, इसलिए ये सही लग रहा है, और कोई बात नहीं। जी जी जी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि वहाँ की जो आम जनता की, आपने एक तरह से बताया कि किस तरह रिएक्शन की पूरा ईडी की जो कार्रवाई है इसको पूरा पक्षपात माना जा रहा है। वहाँ के आम आदमी, जो आम नागरिक है पश्चिम बंगाल का, वह ऐसे पूरे मुद्दे को किस तरह से ले रहा है, और क्या ममता बनर्जी को उसका पूरा राजनीतिक फायदा जमीन स्तर पर दिखाई देता होता हुआ, क्या लगता है? हाँ, जमीन स्तर पर इसका फायदा होगा, इसका होगा। और फिर उसमें तो जिस ढंग से उन्होंने आक्रामक रूप अख्तियार किया, तो बता दी कि इसका पैसा कहाँ गया, मैं बता रही हूँ। उन्होंने पेन ड्राइव की चर्चा कर दी। अब उस हरी फाइल में क्या है क्या पता। बोफोर्स के समय से हम लोग एक चीज देख रहे हैं, अब उसका ट्रेंड आ गया है। वो ट्रेंड ये है कि मुट्ठी बंद के रहो, मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है। अब आप बताते रहे मेरी मुट्ठी में क्या है। जब तक आपकी मुट्ठी खुलती है तब तक सारा कुछ बह चुका होता है। अब इनके पेन ड्राइव में है, तो पेन ड्राइव में जब निकलेगा। इसी में एक बात मैं जोड़ता हूँ, जैसा आपने बोफोर्स का कहा कि वीपी सिंह उस समय एक पर्ची दिखाते थे, कहते हैं कि इसमें अकाउंट नंबर है स्विस बैंक का। वही हमने देखा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, केजरीवाल भी फाइल लेकर घूमते थे, कि फाइल दिखाते थे। रामदेव भी इस तरह का पूरा एक चिट्ठा दिखा देते थे कि इन सब चीजों में काला धन की सारी रिकॉर्ड्स हैं, सारे आंकड़े हैं। लेकिन सरकार बदली, वो सब फाइलें गायब हो गई, वो पूरा आंकड़ा गायब हो गया। तो क्या ये भी कुछ पश्चिम बंगाल में उसी तर्ज पर राजनीति आगे बढ़ेगी, और क्या लगता है? हाँ, उसी तर्ज पर। मेरे पास रेफरेंस तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह की कहानियां सुनी हुई हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री थे पंडित विनोदानंद झा, कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री थे। तो वहां पर वो कोसी को लेकर के कुछ हुआ था, आरोप लगे थे उन पर। तो कर्पूरी ठाकुर उसमें नेता थे, कपिल देव मिश्रा, ये सब नेता थे जिन लोगों ने आरोप लगाया, और बहुत हंगामा मच गया वहां पर। सरकार ने सवाल का जवाब देने के लिए समय मांग लिया। तो कोसी प्रोजेक्ट को लेकर के उसमें घोटाला हुआ है।
एक सप्ताह का समय मांगा, कोसी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, उसमें हम इतने तो इंफ्रास्ट्रक्चर थे नहीं। तो उनके जो सचिव थे शायद श्रीधर वासुदेव सोनी थे, मैंने सुना है, मेरे पास अभी रेफरेंस नहीं है लेकिन सुना है, कहानी कोई ऐसी बात नहीं है। तो वासुदेव सोनी ने कहा मुख्यमंत्री से, उनके तो करीबी थे, मित्र भी थे, और वासुदेव सोनी बहुत प्रतापी ऑफिसर थे। तो उन्होंने कहा, मुख्य सचिव थे, उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में कैसे होगा, आपने मांग लिया है, एक सप्ताह में जवाब नहीं हो पाएगा। अब नेहरू जी उस समय में थे, जिंदाई थे, पूरे भारत में पॉलिटिकल अरेना में ये बात थी कि सरकार जवाब दे नहीं पाएगी तो इस्तीफा करेंगे, सरकार गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप कोशिश कीजिए। तो उन्होंने तमाम आईएएस ऑफिसरों को मिला करके सचिवालय में किए, लेकिन वो कर नहीं पाए, पूरा हिसाब मिला नहीं पाए। उसके बाद वो ये हो गया कि भाई ठीक है, जवाब देने की बात आई तो उन्होंने अपने निजी सचिव को, जो अपना होता है, राजनीतिक रूप से हर नेता रखते हैं, तो उसको उन्होंने कहा, कुछ फाइल दे करके बुला कर लाया। सोनी साहब को लगे ठीक है, हमारे साथ ये रहेंगे, हमको दे देंगे इनके पास। उन्होंने जवाब दे दिया, फाइल मांगते थे, फाइल दे करके फाइल पढ़ के वो जवाब देते रहे, और विपक्ष संतुष्ट हो गया। लगभग कुछ थोड़ा सा पैसे का अंतर था, तो एक कुछ लाख वाख का, तो उस जमाने में तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम देंगे, बाद में देंगे। लेकिन मुख्य स्थिति है, विपक्ष संतुष्ट हुआ। तो जब कहीं वो बाहर चले गए तो उन्होंने पूछा बार बार उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से, निजी सचिव से, वासुदेव साहब मुख्य सचिव मांग करते थे कि वो फाइल दिखाओ, कैसे हिसाब मिला। वो सोचते थे कि मुझसे भी अधिक सक्षम कौन आदमी है जिसने हिसाब मिला दिया इतना। तो लेकिन वो दिखाते नहीं थे, उनको इंस्ट्रक्शन नहीं था। तो बाद में उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या, कहाँ से हुआ सर, हमको बताइए। तो उन्होंने बताया कि देखो, हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग ब्यूरोक्रेट्स तो है नहीं। जिस सवाल का जवाब तुम्हारे जैसा मुख्य सचिव और इतने आईएएस की पूरी टोली 7 दिन में नहीं निकाल सकती है, उस सवाल का हिसाब 7 जन्म में विपक्ष के नेता के पास नहीं होगा। कहां से लाएंगे? उनका कोई एक्सेस ही नहीं, कोई अप्रोच ही नहीं, कौन देगा उनको? कोई अगर लिख भी करेगा तो इतना बड़ा थोड़ी डिपार्टमेंट थोड़े पूरा लिख हो जाता है। गाड़ी में अगर पंचर भी है तो अचानक थोड़े पूरी हवा शॉर्ट कर जाएगी, धीरे धीरे करता है ना। टंकी में छेदा हो भी गया तो वो फाइल दिखा दिया उन्होंने, फाइल में कुछ नहीं था, पुराने पेपर कटिंग सब कुछ इधर उधर के कागजात थे। तो तब से भी ये एक अपने यहाँ भी हो गया। उन्होंने लेकिन कहा था कि मेरे जीते जी इस बात को मत खोलना, और शायद उन्होंने खोला भी नहीं, लेकिन बाद में लोगों को पता चल ही जाता है, तो लिखा उखा भी गया होगा कहीं। तो वो टेक्निक सब अपना लिया, इसमें क्या है। और ये जनतंत्र अगर मदारी का काम हो जाए, नेताओं की भाषा अगर मदारी की भाषा हो जाती है, होना ही है। जमुरा क्या करता है, जादूगर ये मदारी क्या करता है, बुलाता है, वो बोलता है इस रुमाल में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो रहस्य और भय पॉलिटिकल टूल है, इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। क्या पता उसमें हो भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, होते भी हैं, और ना होते हो तो कौन पकड़ेगा। ये बात सही बात, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, सही बात है कि होगा तो ठीक है, ना होगा तो कौन पकड़ेगा, ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं अच्छा होगा काका, भी तो कौन पकड़ेगा, क्योंकि तो मिली कौन भगत है ना पकड़ेगा, भाई। कौन पकड़ेगा, सही नेक्स्ट पर्सन अब यही है, कौन देखिए, पकड़ेगा। मजे की बात देखिए कि अब अजीत पवार कह रहे हैं, अजित पवार कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कुछ था नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं था, वैसे मैं मिल गया तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं था। विपक्षी पार्टी कह रहे कि नहीं, इनके खिलाफ था, लेकिन ये चूंकि मिल गए तो इनके खिलाफ कुछ नहीं बचा। पाक साफ हो गए तो इधर वे आप इंटरप्रेट कीजिए। ठीक बात है, ठीक बात। अजीब वो गरीब राजनीति का ट्रेंड हो चुका है कि जो मेरे हाँ साथ है वो ठीक है, जो मेरे खिलाफ है वो, उसमें सारे गुण सारे दोष उसके अंदर ही है। इस तरह का एक हाँ विचार स्थापित हो चुका है देश की राजनीति में। अच्छा, अंत में आते हैं कार्यक्रम के। एक बड़ा विषय हमेशा रहता है विपक्ष के राजनीति के दृष्टिकोण से कि ईडी की जो छापेमारी है, सीबीआई की छापेमारी है, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग विपक्षी नेताओं पे लगातार पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है। ऐसे में जो कांग्रेस के नेताओं पर या राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर बात होती है नेशनल हेराल्ड को लेकर, या दूसरे कांग्रेस के नेताओं पर छापेमारी लगती है, तो उसमें हम देखते हैं कि विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर नहीं आते। उसी प्रकार अगर दूसरे अन्य विपक्षी नेताओं पर देखें तो सारे तमाम विपक्षी नेता उस समय भी एकजुट नहीं होते हैं।
और ममता बनर्जी वाले जो प्रकरण हुआ है पश्चिम बंगाल की राजनीति में ईडी की छापेमारी से, उसमें भी टीएमसी के अलावा दूसरे विपक्षी नेता लामबंद नहीं हुए। तो ऐसे में विपक्षी दल जो हैं, विपक्षी नेता जो हैं, इस तरह से अगर बिखरे रहे, इस सभी उसकी आलोचना करते हैं, ईडी की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की आलोचना करते हैं, लेकिन कभी भी एक साथ में इसका विरोध नहीं करते हैं। क्या ये बड़ी भारी कमी है विपक्षी राजनीति की? क्या उन्हें आपस के अंतर्विरोध को छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सबको एक साथ आना होगा, एक साथ जुटना होगा इस ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर? अगर वो बिखरे रहे, तो क्या बीजेपी इसका लगातार फायदा उठाती रहेगी और इस तरह से छापेमारी विपक्षी नेताओं पर लगातार चलती रहेंगी? क्या लगता है? नहीं, देखिए, आपका सवाल तो बहुत मौजूद है, लेकिन इस सवाल को अगर आप भीतर से समझना होगा, बाहर से नहीं समझ सकते। बाहर से तो आपका सवाल ठीक ही है, लेकिन भीतर से दिक्कत है। भीतर से दिक्कत क्या है कि आप विपक्षी पार्टियां जिनको बोलते हैं, उनमें कौन विपक्षी है? विपक्ष क्या होता है? भाई, ममता बनर्जी क्या यहाँ पर विपक्षी पार्टी है? ये केंद्र के तब दृष्टिकोण से अगर देखें, हाँ, तो इंडिया केंद्र के दृष्टिकोण से तो एक है ना, लेकिन केंद्र का दृष्टिकोण तो आखिरी दृष्टिकोण नहीं ना है। बिल्कुल। अगर हम केंद्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हम अपने सिद्धांत को ही खंडित करते हैं, क्योंकि हम इंडिया को फेडरल मानते हैं और ये मानते हैं कि स्टेट सरकार भी सरकार है। तो हम उसी दृष्टि से क्यों देखेंगे? राजनीतिक पार्टियां तो यहाँ स्टेट के दृष्टि से भी देखेगी ना। अभी विधानसभा का चुनाव है, ठीक बात है। इस मामले में आपके साथ खड़ी हो जाए, चुनाव में आपके खिलाफ लड़े, तो अगर भारतीय जनता पार्टी इसका चुनाव में लाभ लेने के लिए इसका उपयोग करती है, अगर, मुझे नहीं पता, अगर कर रही है, तो दूसरी पार्टियां भी इसमें अपने लाभ की गुंजाइश खोजेगी ना। सही और बात। तृणमूल कांग्रेस भी अपने लाभ की गुंजाइश खोज रही है। तो इसलिए क्यों सभी एक साथ क्यों आएंगे? इस देश में किसी भी, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से देखना शुरू कीजिए, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो शुद्ध हो। सब में सबको कुछ ना कुछ सब मिला है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या हुआ? एक भी राजनीतिक पार्टी ने किया? ये तो मान लीजिए कि आपके जैसे बहुत सारे जो एक्टिविस्ट लोग थे, वो हल्ला मचा दिए, डाटा ले आए, एनालाइज करने लगे, वो करके दे दिया, दिखा दिया कि हाँ इतना पैसा इनको तब मिला, तब मिला, तब मिला। कोई क्विड प्रो को उसमें साबित हुआ? आपने ये तो कह दिया कि भाई असंवैधानिक है ये, उसको बंद कीजिए। लेकिन उस असंवैधानिक रास्ते से जो धन संग्रहित हुआ था, उसका क्या हुआ? कम से कम उसके यूज पर तो रोक लग सकती थी कि इसका आप इस्तेमाल ना करेंगे। जब तक फैसला होगा तब देखा जाएगा। अगर कंसर्न पार्टी को आप नहीं भी लौटाते हैं, दूसरे मिसलेनियस अकाउंट में रखा जा सकता था, लेकिन वो बाकायदा यूज कर रहे हैं। हमने आपके पॉकेट से पैसा निकाल लिया, ये गैर कानूनी काम है, लेकिन हम वो पैसा लेके कोई जमा करा लेता तो एक बात थी, लेकिन हम उस पैसे का खर्चा कर रहे हैं, वो संवैधानिक है। ये कैसे हो सकता है? और किसी ने विरोध नहीं किया। खाली जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो चीखते चिल्लाते रह गए। क्या हुआ? बैलगाड़ी होती थी ना, बैलगाड़ी, उस पर लोड रहता था, रात को किसान चलता था गन्ने के जमाने में या अनाज ढोने के लिए, तो गाड़ी के नीचे एक लालटेन रहता था। आपके नए जो श्रोतागण है वो नहीं जानते। वो जाता था गाड़ी, आगे आगे उसका कुत्ता चलता था गाड़ी के, तो कुत्ता दौड़ के आगे चला जाता था और फिर लौट के गाड़ी के पास आता था। तो बैल को बोलता था कि यार मैं इतना दूर चला जाता हूँ, तुम लोग चल नहीं पाते हो, फॉलो मी। तो ये फॉलो मी उनको, कुत्तों को लगता था कि वही गाड़ी खींच रहे हैं। व्हीकल का मैंने बैलगाड़ी का लोड होने पर उनको क्या पता कि बैलगाड़ी पर, बैलों पर क्या बीतती है। तो हम जैसे लोग आगे आगे कूदते रहते हैं,
लेकिन भाई जिसको गाड़ी खींचना है वही नहीं आगे बढ़ता है तो क्या कीजिएगा। क्या कीजिए? इसीलिए लोकतंत्र को बचाना और इसकी जवाबदेही किसकी है, उस तरह का कोई विपक्ष नहीं है जी। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इसलिए जी, 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 जी। इसलिए बिल्कुल एक नहीं आया तो अच्छा ही है, क्या है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति के एस्पेक्ट अपने अलग तरह से होते हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी जो भूमिका है, जो अपनी-अपनी रणनीति है, वे अपने कुछ लाभ-हानि के दृष्टिकोण से उसको बनाते हैं और बुनते हैं, उसको गढ़ते भी रहते हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति जिस तरह से लगातार उसमें नए-नए चीज़ें घटित हो रही हैं, वह काफ़ी रोचक भी हो चुकी है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि राजनीतिक संग्राम वहाँ पे और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि सभी चुनाव का जो समय है, वो लगातार नज़दीक आ रहा है। और चुनाव में फतह करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने-अपने गुणा भाग में लग चुके हैं। ऐसे में ईडी की छापेमारी से वहाँ पे राजनीतिक घटनाक्रम किस तरह से घटित होगा आने वाले समय में, इस पे हम सबकी निगाह भी लगी रहेगी और हम लगातार आगे चर्चा भी करते रहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। और इस शब्दों से आधा चर्चा को विराम भी देते हैं और मुझे विश्वास भी है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि जो आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया, उन्हें समझने में आसानी होगी पूरे विषय को। और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। एक आग्रह और हमारा, आप देख रहे हैं ज्वाइन का बटन है नीचे, चैनल को उस पर ज्वाइन पे क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक ही साथ में आग्रह हो रहा है कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से पता चलता है हमें हमारी चर्चा को कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हैं वो भी दीजिए क्योंकि आप सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आग्रह हो रहा है कि संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।